नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गए 30 अप्रैल बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू के सिदरा इलाके में बड़ा आतंकी हमला नाकाम, सुरक्षा बलों ने टाइमर लगे आईईडी बम को किया नष्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में एक्शन मोड में सेना इंडियन आर्मी ने उतारा आतंकियों को मौत के घाट। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें, भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने खुद युद्ध की तैयारी का किया प्रदर्शन। जबरदस्त युद्धाभ्यास, ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन ने दागी मिसाइल। बड़ी खबर, भारत युद्ध की तैयारी के मोड में। एक बड़ी खबर अगली निकल के आ रही है, जहां पर वायुसेना चीफ ने दी धमकी। कहा भारतीय वायुसेना हमारी 2 मिनट की उड़ान के साथ है तैयार। धमकी के भरे लहजे में दुनिया को दी चेतावनी। वहीं अगले अपडेट में बताएंगे दोस्तों, जहां कश्मीर दौरे पे गए पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रो रहा था पाकिस्तान, भारत ने सिखाया सबक, वो हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का करेंगे उद्घाटन, वो हम आपको बताएंगे। अब जेलेंस्की के साथ आया नाटो, युद्ध में कूदा, रशिया को दी धमकी। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू के सिदरा इलाके में बड़ा आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने टाइमर लगे आईडी को किया नष्ट। आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ जारी। जम्मू के सिदरा इलाके में संदिग्ध आईडी बम बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आईडी को रिकवर कर नष्ट कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि विस्फोटक को टाइमर के साथ फिट किया गया था। इनमें 100 ग्राम विस्फोटक और 400 ग्राम स्प्लिटर्स शामिल थे। बम को एक बैग में करके रखा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इस आतंकी घटना में स्लीपर सेल की भूमिका की भी जांच कर रही है। आमतौर पर आतंकियों द्वारा इन आईडी बमों को वाहनों के नीचे या सड़क किनारे लगा दिया जाता है ताकि सुरक्षा बल की चपेट में आ सके। आतंकी इनके जरिए चुपचाप बिना किसी गतिविधि के सुरक्षा बल को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच आपको बता दें, कश्मीर में एक्शन मोड में नजर आई इंडियन आर्मी को अब आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। आतंकियों को मौत के घाट लगातार सेना उतार रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, युद्ध में कूदी भारतीय नौसेना, अंडमान निकोबार कमान में युद्धाभ्यास किया है। ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास के बीच ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन ने किया सफल टेस्ट। भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान ने 27 अप्रैल 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन के माध्यम से समुद्र में टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट करके युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया। इससे पहले इसी महीने भारतीय वायुसेना ने अपनी अभियानगत तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए 19 अप्रैल को पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल ने सटीकता के साथ टारगेट को निशाना भी साधा है। भारतीय वायुसेना के एक ट्वीट में कहा गया है कि आज पूर्वी समुद्री तट पर वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल ने टारगेट के तहत भारतीय नौसेना के सेवा मुक्त हो चुके जहाज पर सीधा प्रहार किया। भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में ये परीक्षण हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। वहीं ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन से सफल टेस्ट किया गया है। भारत ने यह मिसाइल दाग कर ये दुनिया को बता दिया है कि हम युद्धाभ्यास की तैयारी में तेजी के साथ लग गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, भारत की पाकिस्तान को 2 टूक कहा। पीएम के जम्मू दौरे पर कमेंट करने का कश्मीर पड़ोसी मुल्क के पास कोई अधिकार नहीं है। कश्मीर के दौरे पर 3-5 मत करो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाल ही में किए गए कश्मीर दौरे और चिनाब नदी पर रतले और क्वार बिजली परियोजना की आधारशिला रखने पर पड़ोसी मुल्क ने जिस तरीके से आपत्ति जताई थी, उनके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय से जब सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की सरकार अब बदल चुकी है, ऐसे में भारत का पड़ोसी मुल्क को क्या लेकर क्या रुख है, इस पर बगाची ने स्पष्ट कहा है कि माहौल हो एक ऐसा माहौल जिनमें आतंकवाद ना हो, ऐसे माहौल में ही बातचीत हो सकती है। हमारा मुख्य मुद्दा हमेशा यही रहा है और ये हमारी जायज़ मांग है, कोई बदलाव नहीं है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वार बिजली परियोजना की आधारशिला रखी है, उससे चेती पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, युद्ध चाहे जितना लंबा चले जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ेगा। नाटो ने किया बड़ा ऐलान, युद्ध में कूदा नाटो।
स्टोलनबर्ग बोले यूक्रेन को जल्द देंगे आधुनिक हथियार। यूक्रेन पर रशिया के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद रूसी सेना अभी तक यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर सकी है। यूक्रेन को नाटो से मिल रही मदद के कारण जो जंग एक सप्ताह में खत्म होने के बाद कही जा रही थी वो अब 64 दिनों पर आ चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग काफी लंबा चल सकती है। यही कारण है कि नाटो ने भी यूक्रेन को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें, साथ ही नाटो ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को पुराने सोवियत काल के हथियारों से आगे बढ़कर आधुनिक पश्चिमी हथियार देने में मदद करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि हमें लंबे समय तक चलने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा है कि जंग के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि युद्ध महीनों तक चल सकता है। नाटो के कूदने के बाद एक तरीके से युद्ध जो है वो अलग ही दिशा में जा रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में विश्व पाटीदार समाज की संस्था सरदार धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में दी है। पीएम के मुताबिक मिशन 2026 के तहत सरदार धाम से आयोजन कर रहा है और इसके पीछे इसका उद्देश्य पाटीदार समाज का आर्थिक विकास है, जो कि हर 2 साल में इस सम्मेलन का उद्घाटन होता है। इससे पहले 2 सम्मेलन साल 2018 से और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। वायुसेना प्रमुख ने जताई युद्ध की आशंका। बोले तत्काल ऑपरेशन के लिए हमें तैनात रहना होगा। तीव्र और छोटे समय के ऑपरेशन के लिए लगातार तैयारी हम जरूरी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स ने चेताया। दरअसल वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारतीय वायुसेना को कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने एक सम्मेलन में कहा है कि बल को छोटी अवधि के युद्धों और पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के हाल ही के अनुभव और भू राजनीतिक परिदृश्य हमें हर वक्त अभियानगत और साजो सामान की दृष्टि से तैयार रहने की जरूरत पर जोर देता है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारतीय वायुसेना को कम समय में तीव्र एवं छोटी अवधि के लिए अभियानों में तैयार रहने की बात बताई। दरअसल आपको बता दें, वायुसेना चीफ ने कहा लद्दाख जैसी स्थिति दोबारा न आए, इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी सेनाएं 2 मिनट के उड़ान पे है। यानी कभी भी अगर युद्ध होता है तो 2 मिनट के अंदर सेना एक्टिव हो जाएंगी और युद्ध करने के लिए तैयार है। इस तरीके से हमारी तैयारी है। तो इंडियन एयरफोर्स के एक लाइक बनता है, एक लाइक। हम चलते हैं और अपडेट। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन, राजनाथ सिंह ने दिया आत्मनिर्भर पर जोर। बोले रूस यूक्रेन विवाद ने बताई है अहमियत क्या है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया है और यहाँ उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला है कि बाहरी निर्भरता के बिना आत्मनिर्भर होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत अभियान में अग्रिम मोर्चे पर रही है और इसका नेतृत्व करना जारी रखना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि कमांडरों के पिछले सम्मेलन के बाद से INS विशाखापत्तनम समेत प्रमुख नौसेना इकाइयों को कमीशन करने के लिए मैं हमारी नौसेना की सराहना करता हूं। इनसे P-15B प्रोजेक्ट का पहला जहाज, चौथा P-75 सबमरीन INS बेला और नौसेना का INS हंसा, गोवा में दूसरा P-82 स्क्वाड्रन लगातार शामिल है। मित्र देशों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रही है भारतीय नौसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ, इसमें नौसेना कहीं नहीं दिखी, लेकिन अगर नौसेना होती तो युद्ध की बाजी कुछ और होता। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से माहौल चल रहा है उससे हमें सबक लेना चाहिए और नौसेना की ताकत पर जोर दिया है। एक और अपडेट, 78 एयरक्राफ्ट, 12,000 सैन्य वाहन, तालिबान के हाथों में US ने छोड़े $7 अरब के हथियार। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान को बेच रहा है तालिबान। अफगानिस्तान को अमेरिका द्वारा अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान दिए गए थे, लेकिन अब तालिबान देश में वापसी हुई और अमेरिका ने आनन फानन में युद्धग्रस्त मुल्क को छोड़ दिया, तो अब हथियार पीछे रह गए। पेंटागन की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। CNN की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस को दिखाए जाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान के कब्जे में लगभग $7 अरब के हथियार अफगानिस्तान में छूट गए हैं और इसमें $1 अरब के एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर भी छोड़ दिया गया है। आपको बता दें, इतना
ही नहीं, पेंटागन में ये भी कहा है कि अब इन हथियारों का जो सप्लाई है वो तालिबान पाक के हाथों भी कर रहा है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई है जहां पर तालिबान जो है पाकिस्तान को इन हथियारों की सप्लाई कर रहा है और खास करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिए जा रहे हैं। यानी अमेरिकी हथियारों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लड़ने के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रभाषा विवाद पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा एक नहीं विभिन्न भाषाओं का देश है भारत, एक भाषा कैसे राष्ट्रभाषा हो सकती है। दोस्तों कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बताते हुए अपने गृह मंत्रालय के तमाम जो काम थे वो लेटर वगैरह सब हिंदी में जारी करने के आदेश दे दिए थे। इसी बीच आपको बता दें अब हिंदी को लेकर छिड़ा जो विवाद है, गृहमंत्री अमित शाह का जो बयान था, अब उमर अब्दुल्ला भी उसमें कूद पड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत एक राष्ट्रभाषा के लिए बहुत विविध देश है। भारत का विचार यह है कि सभी को स्थान देता है। अगर भारतीय करेंसी नोट सभी भाषाओं को जगह देता है तो यह समझा जाता है कि हम सिर्फ एक भाषा, संस्कृति और धर्म से बढ़कर हैं। राष्ट्रभाषा विवाद को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदी भाषा से ज़्यादा बड़ा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर आपको बता दें पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, अटकलों पर लगा विराम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद की शपथ ली। देश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में 33 वर्षीय बिलावल को शपथ दिलाई और इस मौके पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे। पहले से इसी बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ के कैबिनेट में विदेश मंत्री का पद बिलावल भुट्टो को मिलेगा। अटकलें और तेज हो गई और तब बिलावल भुट्टो लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें चाइना पे शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने भारत क्वाड में सम्मेलन होगा। आने वाले समय में अमेरिका और भारत की बड़ी डील होगी। दरअसल आपको बता दें क्वाड देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन 24 मई को टोक्यो में होने वाला है और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी भेंट करेंगे। वो 22 से 24 मई तक जापान की यात्रा करने वाले हैं। यात्रा के हिस्से के रूप में वो 23 मई को जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मिलेंगे। आपको बता दें बाइडेन और पीएम मोदी के बीच ये मुलाकात साल में दूसरी बार होने वाली है। जानकारी के अनुसार दोनों नेता बैठक में हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को रोकने पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सितंबर 2021 के क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। बाइडेन 24 मई को क्वाड राष्ट्रों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और ये जानकारी जापानी कैबिनेट की तरफ से दिया गया है और चाइना के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है अगली, जहां पर यूरोपीय देशों पर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो यूरोपीय देशों का आया जवाब। दरअसल दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि कैसे 90 देशों की इस बड़ी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो भड़क गए हैं। आपको बता दें अब विदेश मंत्री को वन ऑफ दी एंग्री फॉरेन मिनिस्टर के नाम से जाना जाने लगा है। दरअसल दुनिया भर के तमाम विदेश मंत्रियों में से इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर की पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसके पीछे की वजह विदेश मंत्री एस जयशंकर का आक्रामक रुख, यानी अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने लगे हैं। यही कारण है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 90 देशों के सामने उन यूरोपीय देशों 30 देशों पर जमकर भड़ास निकाली जिनका डबल स्टैंडर्ड रहा। उन्होंने बार बार कहा कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से हमें यूरोपीय देशों ने एक तरफा टारगेट किया उसका पुरजोर विरोध करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा उस वक्त आप कहाँ थे जब हम यूक्रेन संकट के समय हम मानवीय मदद पहुंचा रहे थे, मेडिसिन से लेकर के खाद्य पदार्थों तक। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में जब मानवीय संकट पैदा हुआ तब हमने जब मदद की तब आप कहाँ थे। इतना ही नहीं, श्रीलंका में हम मदद कर रहे हैं तो आप कहाँ थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा म्यांमार में जब संकट पैदा हुआ तो हम सबसे आगे गए तब आप कहाँ थे। दुनिया भर में कोविड-19 में हमने वैक्सीन भेजी तब आप कहाँ थे। यूरोपीय देशों के सवाल खड़े करने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जमकर जहां लथाड़ लगाई तो ये उन्हें वन ऑफ दी एंग्री फॉरेन मिनिस्टर के नाम से चर्चा में भी आ गए हैं और दुनिया के तमाम विदेश मंत्रियों में मोदी जी के विदेश मंत्री की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां
निकल के आ रही है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, सीएम योगी को बताया योगी, उद्धव ठाकरे को बताया भोगी। कहा योगी जी की तारीफ की लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर। देश में हनुमान चालीसा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने अपने चचेरे भाई महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। उन्होंने उद्धव पर तंज कसते हुए आगे लिखा है कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी हैं। आपको बता दें यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से उतारे जाने लगे हैं और इसी का उन्होंने तारीफ किया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। हम चलते हैं एक और अपडेट। पूर्वोत्तर असम में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा हम हटा रहे हैं यहाँ से आपसार आ रही है, आपसार हटा रहे हैं और शांति आ रही। पहले गूंजते थे बम, अब शांति व्यवस्था विकास की तरफ बढ़ रहा असम। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी असम में गरजे उन अलगाववादी ताकतों को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा अब असम में शांति और सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है, कोई अब कुछ नहीं कर सकता है। पहले बम गूंजते थे, आज शांति और सुरक्षा है असम में। आज दुनिया भर के लोग जो है वो असम की तरफ देख रहे हैं। देश भर में जो है आज असम की चर्चा हो रही है और शांति सुरक्षा के साथ साथ हम आपसा कानून को भी तेजी के साथ और जल्द हटाएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है जहां लाउडस्पीकर विवाद अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर नहीं होगी रोक। नासिक पुलिस ने वापस ले लिया फैसला। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर रोक अब हटा दी गई। नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायक वरे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा। लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा जारी आदेश की अब आवश्यकता नहीं, इसे रद्द कर दिया गया। यानी उद्धव ठाकरे की जब चौतरफा किरकिरी हुई तो इन्हें समझ में आया कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे भाई तो अब जो गुस्सा है वो उद्धव के खिलाफ बढ़ रहा है, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में। यही कारण है कि उन्हें भारी पड़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर शाहीन बाग में बुलडोजर के डर से दुकानदारों ने खुद ही हटाने लगे सड़कों पर रखा सामान। जी हाँ, साउथ दिल्ली में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जो एक्शन होना है उनका डर शाहीन बाग में देखा जाने लगा है और वहां फर्नीचर बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। फर्नीचर बाजार में दुकानदार खुद ही सामान हटाने लगे हैं जो आमतौर पर दुकानों के बाहर सड़क पर रहता था। यानी आप समझ लीजिए कि अब जहांगीरपुरी ही छोड़िए, शाहीन बाग से लेकर तब दिल्ली आदि ज़्यादा दिल्ली में अब अवैध निर्माण जहाँ जहाँ है वो सब पूरी तरीके से हटाए जाने लगे हैं और उनको बुलडोजर का डर पूरी तरीके से सताने लगा है। अब आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में बुलडोजर चलना चाहिए और बुलडोजर का डर होना चाहिए? तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना। आपको बता दें राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम ने टमाटर के हल्के के हमले के बाद तुरंत छाता खोलकर उन्हें ढांक दिया। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जैश ए मोहम्मद के निशाने पर पंजाब के सीएम और राज्यपाल पत्र लिखकर दी बम से उड़ाने की धमकी। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया। पत्र में आतंकवाद समूह जैश ए मोहम्मद ने राज्य में धार्मिक स्थलों और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलेम अंसारी के हवाले से लिखे पत्र में सीएम भगवंत मान को और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ में लिखा गया है कि जालंधर, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, फगवाड़ा, अमृतसर और तरनतारन के रेलवे स्टेशनों को 21 मई के लिए उड़ा दिया जाएगा। 23 मई को जालंधर में देवी तालाब मंदिर सहित धार्मिक स्थलों को उड़ा दिया जाएगा। उधर मार्च के बाद से सीमा पर हथियारों की तस्करी और तेजी के साथ बढ़ रही। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं और तैयारी भी उनकी भी लगातार जारी है। तो दोस्तों एक और अपडेट। नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से शांति लौट रही। असम में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कहा आतंकी सरेंडर हो गए हैं, पहले गोलियां चलती थी आज तालियां बजती हैं। दरअसल दोस्तों असम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 कैंसर इंस्टीट्यूट का आधारशिला किया है। आपको बता दें पीएम मोदी असम में लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत की विकसित की जा रही है 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की
को भी आधारशिला रख रहे हैं। इसके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है। पीएम ने जनजातीय समाज की संस्कृति, यहाँ की भाषा, खान पान, कला, हस्तशिल्प और ये हिंदुस्तान की समृद्ध धरोहर बताया है। असम कहा है तो इस मामले में और भी मौजूद है और यही संस्कृति धरोहर भारत को जोड़ती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत कर देती है। आज़ादी के इस अमृत काल में कार्बी आंगलोंग भी शांति और विकास के लिए नए भविष्य की तरफ बढ़ा है और अब यहाँ हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है। असम और मेघवाल के बीच बनी सहमति और दूसरे मामलों को प्रोत्साहित कर रही है। अनेक संगठन और शांति विकास के संकल्प से जुड़ चुके हैं। 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं। तो पीएम मोदी इन सब चीज़ों को कहकर 7 से ज़्यादा कैंसर इंस्टीट्यूट को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने दिया पहला सुझाव, कहा डायरेक्ट मैसेज से जुड़ना चाहिए ये फीचर। दरअसल ट्विटर की अरबपति एलन मस्क की दीवानगी जग जाहिर है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान भी कर दिया था। ट्विटर के काम के तरीके को और उनके फीचर्स को लेकर मस्क को हमेशा से शिकायत रही है। अब जब ट्विटर एलन मस्क का हो चुका है, तब उन्होंने पहली बार फीचर्स को लेकर कोई सुझाव किया। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि ट्विटर का डायरेक्ट मैसेजिंग एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि कोई आपके मैसेज पर नज़र ना रख सके या कोई हैक ना कर सके। तो ये जो व्हाट्सएप वाली एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, उसे ट्विटर पे भी लागू करना चाहते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है एक और, जहां धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में वसीम रिजवी को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी टल गई है। दरअसल धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोप में वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका पर फैसला आज भी नहीं हो पाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के आरोपी वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के जज अजय रस्तोगी की जस्टिस संजीव